नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के पाठ 21। पाठ का शीर्षक है पहेलियां मुकरियां। पहेलियों मुकरियों की अगर जहां जिक्र होता है वहां अमीर खुसरो का नाम अवश्य लिया जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो ने जिन पहेलियों को बताया है, जिन मुकरियों का निर्माण किया है, वो ज्ञान की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहेलियां या फिर मुकरियों की बात करें, पहेलियां दो पंक्तियों का एक बंद होता है जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। वहीं मुकरियां 4 पंक्तियों का एक बंद होता है। कितनी पंक्तियों का? 4 पंक्तियों का एक बंद होता है, जिसमें पहली 3 पंक्तियां जो होती हैं वो किसी के संदर्भ में कही जाती हैं या फिर उनमें किसी संदर्भ का वर्णन किया जाता है, और चौथी पंक्ति जो होगी उसमें उस मुकरी का अर्थ छपा हुआ होता है, उसमें उत्तर छपा हुआ होता है। तो पहेलियों और मुकरियों की बात करें तो पहेलियां जो हैं और मुकरियां मनोरंजन का एक माध्यम हुआ करती हैं। मनोरंजन का एक माध्यम हुआ करते थे, आज भी मनोरंजन का एक माध्यम ही हैं। और साथ में और इनके साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि और चतुराई का आकलन भी इनके माध्यम से किया जा सकता है। किसी का बुद्धि का, विवेक का अगर आपको आकलन करना है तो आप पहेलियां और मुकरियों का कई सहायता ले सकते हैं। यहाँ आपके पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो जी की 4 पहेलियां आपके पाठ में अवतरित हैं, आपके पाठ में दी गई हैं, और 3 मुकरियां दी गई हैं। उनकी ये जो अमीर खुसरो की जो पहेलियां या मुकरियां जो हैं, उनकी पहेलियां में यानी अमीर खुसरो जी की पहेलियों में किसी वस्तु को टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है, यानी कुछ शब्दों के हेर फेर से किसी चीज का, किसी वस्तु का उसका आंसर या उसका उत्तर जानने का प्रयत्न किया जाता है मुकरियों में। और जो मुकरियां हैं, मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। यानी कि मुकरियों के बारे में मैंने जो आपको बताया कि मुकरियां क्या हैं, 4 पंक्तियों का एक बंद होता है, और पहली 3 पंक्तियां किसी एक खास चीज की तरफ इशारा करेंगी, लेकिन अंतिम जो पंक्ति होगी वह पहली 3 पंक्तियों के अनुसार जो उसका उत्तर होना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत होता है। यानी कि पहली 3 पंक्तियां या पहली 2-3 पंक्तियां भ्रामक होती हैं, वो आपको भ्रमित करेंगी, किसी और की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन उसका उत्तर कुछ और ही होता है। तो उसी के लिए कहते हैं कि मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियां मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। यानी कि यहाँ पहेलियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का अर्जन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञान का अर्जन भी किया जा सकता है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, यानी विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन भी किया जाता है। साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होती है। विद्यार्थियों के लिए पहेलियां मुकरियां आवश्यक होती हैं, जिनसे उनमें चिंतन की प्रवृत्ति का विकास होता है, और या यूं कहें उनमें जिज्ञासा भी जागृत होती है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये कुछ रोचक तथ्य होते हैं, उनके बारे में आकलन करने के लिए, उनके बारे में विचार करने के लिए विद्यार्थी बाध्य होते हैं, फिर उसके बारे में अपना निष्कर्ष निकालते हैं, बाद में अपना खुद का आकलन भी विद्यार्थी यहाँ से कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं सीधा पहेलियों पर आता हूँ। अमीर खुसरो की 4 पहेलियाँ आपके समक्ष दी गई हैं, उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पहेली है, पहेली आपके पाठ में दी गई है। इस पाठ में पहली पहेली जो है उसमें लिखा है कि जूता पहना नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्यों? कि जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? अब ये 2 पंक्तियां आपको दी गई हैं, दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है। ऐसा आपको उत्तर ढूंढना है कि जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों?
एक ही शब्द में आपको, या एक ही, इन दोनों का एक ही उत्तर हो सकता है, एक समान उत्तर होगा। तो चलिए, जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं। क्यों? क्योंकि तला नहीं था, तला नहीं था। अब तले के दो अर्थ होते हैं, एक होता है जूते के नीचे जो सोल होती है, जो बेस होता है, उसे कहते हैं तला, और एक तला वो होता है जिसमें तेल में किसी चीज को सेका जाता है। समोसे को तेल में सेका जाता है। तो जूता इस वजह से नहीं पहना कि उसमें तला नहीं था, यानी कि उसका बेस नहीं था, यानी कि उसकी जूते की सोल नहीं थी, इस वजह से जूते को नहीं पहना। और समोसा क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो भी तला नहीं था, वो तेल में नहीं तला था। तो इस पहेली में, ये पहेलियों में यही खासियत है, विशेषता इनकी यही है कि आपको जो पंक्तियां दी जाएंगी उन सभी में अलग अलग प्रश्न तो होंगे, लेकिन सबका उत्तर एक ही होगा, सबका उत्तर एक ही होगा। तो चलिए, ये पहेली आपकी हो जाती है कि जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? तला नहीं था। जूते में तला नहीं था और समोसा तेल में तला नहीं था। दूसरी देख लेते हैं, अनार क्यों न चखा, बजीर क्यों न रखा। अनार क्यों न चखा, बजीर क्यों न रखा। उत्तर है इसका, दाना न था। अनार में अगर दाना नहीं होगा, कोई अनार नहीं खाएगा। और इस दाने के दो अर्थ हैं, एक तो दाना, अनार में जो दाने होते हैं, एक तो वो दाना है, दूसरा दाने का तात्पर्य होता है बुद्धिमान। दूसरे दाने का अर्थ है बुद्धिमान। तो वही है, अनार क्यों ना चखा, क्योंकि उसमें दाना नहीं था, सीड, उसमें सीड यानी कि दाना नहीं था, या बीज नहीं था कह सकते हैं। और बजीर क्यों ना रखा, बजीर को इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं था। तो इसीलिए है, अनार नहीं चखा और बजीर यानी कि मंत्री का चुनाव नहीं किया, क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई भी दानेदार यानी कि बुद्धिमान नहीं था, इस वजह से उसे वजीर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। इसीलिए वजीर के रूप में किसी को नहीं चुना गया। तो यहां आपने पहली में देखा तले के दो अर्थ थे, यहां भी आपका दाना का दो अर्थ है, एक दाना अनार का दाना यानी कि जो बीज होते हैं, और दूसरा दाने का अर्थ है बुद्धिमान। ये समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, रोटी जली क्यों। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। रोटी जली क्यों, और रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। इसका तीनों का एक ही उत्तर होगा, फेरा न था। फेरने का क्या अर्थ है? अब यहां फेरा जो है शब्द है, उसके तीन अर्थ हैं। तीन किन कौन से होते हैं? रोटी जब हम तवे पे डालते हैं, जब रोटी तवे पे डाली जाती है तो उसको पलटा जाता है। क्या किया जाता है? उल्टा पलटा जाता है, तो उसे फेरना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फेरना कहते हैं। तो अगर आप रोटी को फेरेंगे नहीं तो वो जल ही जाएगी। घोड़ा अड़ा क्यों? अब घोड़ा इस वजह से अड़ा था क्योंकि वह भी उल्टा नहीं। घोड़े को आपने देखा है कि घोड़ा जमीन पे उलट पुलटता है, तो उसी के लिए कहा गया है कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। अब पान जो होता है उसको अगर आप समय पे उसको आप उलट फेर उसकी नहीं करेंगे तो वह भी सड़ जाएगा। तो उसी के लिए है कि रोटी क्यों जल गई, इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया। घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया, इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया। और पान सड़ क्यों गया, क्योंकि उसे उलट पुलट कर नहीं रखा गया। तीनों ही प्रश्नों के लिए एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? फेरा ना था। क्या ना था? फेरा ना था, हमारे उल्टा पुलटा नहीं किया था। तो अंतिम है, चौथा है कि एक नारी के हैं दो बालक। एक नारी, नारी का मतलब स्त्री। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। अब एक नारी के हैं दो बालक। अब यहां स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो शब्द हैं वो किसी और की तरफ इशारा करेंगे।
किसी और की तरफ इशारा करेंगे। यही विद्यार्थियों को अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है कि ऐसा उनके परिवेश में, उनके समाज में ऐसी उनकी दृष्टि में क्या चीज हो सकती है जो जिसको हम इन शब्दों में ढूंढ सकते हैं। अब यहां आवश्यक नहीं है, जहां वैसे तो यहां लिखा गया है एक नारी के हैं 2 बालक, स्त्री की बात नहीं कर रहा है, कदाचित स्त्री की बात नहीं कर रहा है, लेकिन संबंधित थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उससे संबंधित है। मतलब एक कोई चीज ऐसी है जिसके 2 बालक हैं, यानी कि उसके 2 भाग हो सकते हैं, है ना। दोनों एक ही रंग और दोनों एक जैसे हैं। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके 2 अंग हो सकते हैं, या जिसके 2 अंग हैं और दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे हैं। एक फिर एक ठाड़ा रहे, एक घूमता रहता है, दूसरा अपनी जगह पे अड़ा रहता है, अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? एक बार फिर पढ़ता हूं, फिर इसका उत्तर बताऊंगा मैं आपको। एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे। ठाड़ा रहे का मतलब खड़ा रहे, अपने स्थान पर अडिग रहे, जैसा है वह वैसा ही रहेगा। तो एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। एक घूमता है, दूसरा खड़ा रहता है, फिर भी दोनों एक साथ रहते हैं। अब ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है चक्की। चक्की, और चक्की के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट चक्की के ऊपर होता है, एक पार्ट नीचे होता है। चक्की के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे 2 पार्ट होंगे। कैसे होंगे? चक्की के 2 पार्ट ऐसे होते हैं। इसमें निचला जो पार्ट होता है चक्की का, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो उसी के लिए कहा गया एक फिरे एक ठाड़ा रहे, एक हमेशा खड़ा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। एक फिरे यानी चक्की का जो ऊपरी भाग, ऊपरी जो पट्टा होता है, ऊपरी पार्ट जो होता है, वह हमेशा घूमता रहता है चक्की का, तभी उसमें आटा पिसता है। तो उसी के लिए एक नारी के 2 बालक, यानी कि एक निचला पार्ट, एक ऊपरी पार्ट। एक नारी के 2 बालक, दोनों एक ही रंग और दोनों एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे, दोनों एक ही रंग। एक फिरे एक ठाड़ा रहे, ऊपर वाला फिरता है, नीचे वाला अपने स्थान पर एक ही जगह रहता है। एक फिरे एक ठाड़ा, फिर भी दोनों संग, और चक्की के दोनों पार्ट हमेशा एक ही संग रहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया चक्की के दोनों पार्ट, चक्की के दोनों पार्ट। चलिए दूसरा एक और देखते हैं। एक और है 4 अंगुल का पेड़। 4 अंगुल, 4 अंगुल का पेड़, 1.25 मन का फता, 1.25 मन का फता, फल लागे अलग अलग, पक जाए इकट्ठा। 4 अंगुल का एक पेड़। अब यहां पेड़ से तात्पर्य वृक्ष से नहीं है, कोई वस्तु हो सकती है। 4 अंगुल का मतलब छोटी सी कोई चीज हो सकती है। और 1.25 मन का फता, 1.25 मन का फते से मतलब है 1.25 मन, यानी कि जो वजन में, काफी वजन में थोड़ा बहुत भरकम है, उसमें वजन है। तो 4 अंगुल का पेड़, 1.25 मन का फता, फल लागे अलग अलग, और उस पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगते हैं। यानी कि उनसे वो जो भी वस्तु है उस पे अलग अलग प्रकार की चीजों का निर्माण किया जाता है, या उससे अलग अलग चीज बनके निकलती हैं। तो वही है, फल लागे अलग अलग, पक जाए इकट्ठा। और फल अलग अलग लगने के बावजूद भी सबको एक ही साथ पकाया जाता है। अब ऐसी क्या चीज हो सकती है? कुम्हार का नाम सुना है आपने? कुम्हार जो मिट्टी के पात्रों को बनाता है। तो कुम्हार के पास काफी बड़ा सा एक चाक होता है, उस चाक को वह घुमाता है और उसके चाक के केंद्र में मिट्टी रखी जाती है। तो कुम्हार क्या करता है, उस चाक को बहुत तेजी से घुमाता है। वो जब काफी तेजी से घूमने लगता है, तो कुम्हार जो उस पे मिट्टी, जो उसके केंद्र में जो मिट्टी रखी जाती है, उससे भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का बनाना शुरू करता है। उस मिट्टी को भिन्न भिन्न प्रकार के आकार देता है। तो उसी के लिए कहा गया है फल लागे अलग अलग। कभी वो गिलास बनाता है,
कभी सुराही बनाता है, कभी हांडी बनाता है। यानी कि जो कुम्हार जो है वो अपने एक ही चाक से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। और जब पकाने की बात आती है, जिन पात्रों को कुम्हार बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों को कुम्हार बनाता है, जब पकाने की बात आती है तो कुम्हार एक बार में ही सभी बनाए हुए पात्रों को पाक लेता है। तो वह हो गया कुम्हार का जो चाक होता है वह एक वृक्ष, एक पेड़ के समान है और उसका फता सभा मन का होता है और उस पर अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग प्रकार के पात्रों का निर्माण किया जाता है। और जब उन सभी पात्रों को पकाया जाता है तो एक साथ ही पका लिया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी से संबंधित एक और है कि ऊपर से एक रंग हो, ऊपर से एक रंग हो और भीतर ऊपर से एक रंग हो और भीतर चित्तीदार। चित्तीदार से क्या तात्पर्य है? चित्तीदार से तात्पर्य है आड़ी तिरछी रेखाओं वाला, आड़ी तिरछी रेखाओं वाला। आपने जैवरा सुना है, तो चित्तीदार उसको भी कह सकते हैं क्योंकि उस पर दो रंग होते हैं। उस पर हालांकि सीधे सीधे से होते हैं, कभी कभी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो उसी के लिए जो दो रंगों से या तीन रंगों का जो एक ही समान, एक ही अनुपात में चीज़ों को लिया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है, तो उसी के लिए कहा गया है कि ऊपर से एक रंग हो और भीतर चित्तीदार और सो प्यारी बातें करे फिकर अनोखी नार। सो प्यारी बातें करे फिकर अनोखी नार, यानी कि आपने सुपारी को देखा है। सुपारी, एक साबुत सुपारी जो होती है ऊपर से एक ही जैसी होती है, एक ही रंग की होती है, लेकिन जब उसको बीच से काटा जाता है तो सुपारी में क्या होता है, उसमें चित्तीदार लाइनें सी बनी होती हैं। और सो प्यारी बातें करे फिर अनोखी नार, तो जो सुपारी जो है उसका प्रयोग जो है वो कई चीज़ों में किया जाता है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इस वजह से उसका उत्तर हो जाएगा सुपारी। फिर चलिए अब हम अमीर खुसरो की मुकरियों को पढ़ लेते हैं, जो आपकी पाठ में 3 मुकरियां दी गई हैं, उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। चलिए पहली मुकरी है, जब मांगू तब जल भर लावे। जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐसा की साजन, ऐसा की साजन ना सखी लोटा, ना सखी लोटा। एक बार फिर पढ़ता हूं, जब मांगू तब जल भर लावे। जब भी मैं मांगू तो जल को भर के लेके आता है। मेरे मन की तपन बुझावे, और मेरे मन की जो प्यास जो है उसको भी बुझाता है। और मन का भारी तन का छोटा, और मन को संतुष्टि, उससे बहुत भारी संतुष्टि मिलती है, और तन का छोटा होता है। तो ऐसा की साजन, ऐसा की साजन क्या, ना सखी लोटा। तो उसके लिए कहा गया है कि इस मुकरी में कहा गया है कि वह आदेश का पालन करने वाला है। जब भी मैं पानी मांगता हूं तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है। वह मेरी प्यास बुझाता है। उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है और उसमें पानी काफी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? साजन यानी कि उसका साजन। तो कहते ऐ सखी क्या यह साजन है? तो कहते नहीं, वह साजन नहीं, वह लोटा है। लोटा एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है, तकरीबन इतना बड़ा उसका आकार होता है, इतने बड़े बड़े आते हैं, तो उसको लोटा कहा जाता है। तो उसी के बारे में कहा गया है। छोटा सा तो होता है, वो पानी भी उसमें भर के आता है, लोगों की प्यास भी बुझाता है वो। और उसी कहते हैं कि मन का भारी तन का छोटा, तन उसका छोटा होता है, पानी उसमें काफी समाता है और प्यास लोगों की बुझाता है। तो उसी के लिए कहा गया है। तो उसका उत्तर क्या है? लोटा। क्या है? लोटा। तो जब मांगू तब जल भर लावे,
मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोटा। दूसरा देखते हैं, वो आवे तो शादी होए, वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे बाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। तो एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि वो आवे तो शादी होए, यानी कि जब वो आता है, ऐसी वो एक ऐसी चीज है, जब वो आता है तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि शादी है। यानी कि एक ऐसी चीज है जो शादियों में अक्सर प्रयोग की जाती है। तो वो आवे तो शादी होए, यानी कि शादी होती है तब वो आता है, हर शादी में वो आता है। तो उसी के लिए कहा वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, और उसके बिना दूसरा कोई और नहीं हो सकता। मीठे लागे बाके बोल, और उसके जो बोल हैं वो काफी मधुर हैं। कैसे हैं? मधुर हैं। ऐ सखी साजन। और एक सखी दूसरे सखी से कहती है क्या वह साजन है? तो कहती उसकी सखी उत्तर देती है नहीं, वह साजन नहीं, वह तो ढोल है। ढोल, जो शादियों में ढोल बजाया जाता है। तो ढोल यहां बज रहे हैं तो अंदाजा लगा लेता है व्यक्ति कि शादी है, और हर शादी में ढोल बजाया ही जाता है। तो वो आवे तो शादी होए, यहां आपको समझ में आ गया, शादी में ढोल बजाया जाता है। उसके बिना दूजा और न कोई, और ढोल के अलावा उसका स्थान, ढोल का स्थान कोई नहीं ले सकता। ढोल का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। मीठे लागे बाके बोल, और ढोल का जो स्वर होता है वो सबके मन को हरने वाला होता है, सबके मन को वह काफी भाता है। आपने अक्सर शादियों में देखा है, शादियों में ढोल अवश्य बजाया जाता है। खुशी का माहौल होता है, और खुशी के माहौल में ढोल जब बजता है तो सबके हृदय प्रसन्न हो उठते हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ढोल। और अंतिम अमीर खुसरो जी की मुकरी है इस पाठ में जो दी गई है कि अति सुंदर है रंग रंगीले, अति सुंदर, बहुत सुंदर हैं, रंग रंगीले हैं, गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ऐ सखी साजन ना सखी तोता। ना सखी तोता। तो अब कहते हैं अति सुंदर है रंग रंगीले, तो ऐसी कोई चीज है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और रंग बिरंगी, यानी कि उसका रंग काफी खूबसूरत होता है। तो अति सुरंग है, सुंदर नहीं सुरंग, अति सुरंग है रंग रंगीले। तो इसके बारे में कहा गया है कि वह बहुत ही सुंदर है, सुंदर रंग वाला है, और वह बहुत ही गुड़ी है गुणवंत बहुत चटकीला, यानी कि वह बहुत ही गुड़ी है और गाढ़े रंग वाला है। और तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि राम भजन बिन कभी न सोता, और राम भजन बिन, राम का भजन किए वह कभी नहीं सोता है, राम को याद किए बिना वह कभी नहीं सोता है। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है ऐ सखी क्या वह साजन है? ऐ सखी क्या वह साजन है? तो सखी से जवाब मिलता है नहीं सखी वह साजन नहीं, वह तो तोता है। तोता को आपने देखा है, काफी सुंदर होता है, गुणवान होता है। तो उसी के लिए कहा गया है अति सुरंग है रंग रंगीले, अति सुरंग है रंग रंगीले, उसका गाढ़ा रंग होता है, काफी सुंदर होता है गुणवंत बहुत चटकीला, यानी उसका रंग काफी चटकीला होता है और बहुत ही गुणवंत होता है। और राम भजन बिन कभी न सोता, और राम का भजन किए कभी सोता नहीं है, राम की प्रार्थना किए, राम को याद किए बिना कभी नहीं सोता है। तो सखी दूसरे सखी से कहती है ऐ सखी क्या वह साजन है? तो सखी कहती है ना सखी, ना सखी तोता। और सखी उत्तर देती है कि ना सखी वह साजन नहीं, वह तोता है। तो इस प्रकार हमने अमीर खुसरो जी की पहेलियां और मुकरियों को पढ़ा। इस प्रकार हमने पहेलियां, अमीर खुसरो जी की पहेलियां और मुकरियों को पढ़ा। और पहेलियों के बारे में मैंने आपके बताया था, मुकरियों का, पहेलियों और मुकरियों में जो छोटा सा अंतर था वो मैंने आपको बताया। अब आपको इस पाठ में
आइम, पहेलियां और मुकरियों को आपको याद कर लेना है। और सबसे खास बात, पहेलियों में जो 2 पंक्तियां होती हैं या जो 3 पंक्तियां होती हैं, उनमें जो अलग अलग प्रश्न किए जाते हैं उनका एक ही उत्तर मिलता है, यानी कि एक ही शब्द में सभी का उत्तर मिल जाता है। उन सब के अलग अलग अर्थ भी सभी विद्यार्थियों को याद कर लेने हैं। चलिए, इसका स्वाध्याय आपको कर लेना है। जैसे तला शब्द का 2 अर्थ क्या है, वजीर में दाने नहीं थे, इससे क्या अभिप्राय है? वजीर में दाने नहीं थे, इससे क्या अर्थ है? और ढोल और साजन में क्या समानता है? और राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? ये सारे इनके प्रश्न उत्तर आपको कर लेना है, इनके शब्दार्थ याद कर लेना है। चलिए, यहां आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।